चलिए, तो अब मैं आपको एलिलिक जीन इंटरेक्शन पढ़ाता हूं और एलिलिक जीन इंटरेक्शन में हमारा पहला टॉपिक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये रिवा बीच में जाके आ रही है, क्या बात है? तो अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं एलिलिक जीन इंटरेक्शन में पहला टॉपिक इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? देखो, मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा एलिलिक जीन इंटरेक्शन और नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन, क्योंकि ये सब पोस्ट मेंडलिज्म का पार्ट है, तो मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि मेंडलिज्म से कैसे अलग है। मेंडल ने इसके बारे में क्यों नहीं सोच पाया, क्या लिमिटेशंस रहे होंगे मेंडल्स के पास, तब आपका दिमाग खुलेगा, तब आप जेनेटिक्स को सोच पाओगे, फील कर पाओगे। ठीक है, तो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? जैसा कि नाम खुद बता रहा है कि डोमिनेंस इनकम्प्लीट रह गया, पूरा नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया डोमिनेंस। तो याद करो डोमिनेंस क्या कहता था, लॉ ऑफ डोमिनेंस याद करो। हालांकि लॉ ऑफ डोमिनेंस उसको कहना गलत था, बाद में प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस बोला गया उसको, याद करो क्या था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, जो मेंडल के कंक्लूजन से कॉरेस ने बनाया प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। वो ये था कि जो पेयर्ड में फैक्टर मिलता है, फैक्टर पेयर्ड में मिलता है, उसमें एक अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो एक पर्टिकुलर एलील अपना एक्सप्रेशन दिखाता है और दूसरा नहीं दिखा पाता है। तो जो नहीं दिखा पाता है दूसरे की प्रेजेंस में जो दिखा रहा है, तो जो नहीं दिखा पाता उसको रिसेसिव बोला, जो दिखा रहा है उसको डोमिनेंट बोला। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डोमिनेंस एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो एक्सप्रेशन जो वहां दिख रहा है, जैसे वहां आप बात करते थे मेंडलिज्म एंड टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ जो एक्सप्रेशन दिख रहा है टॉल, ये एक्सप्रेशन दिख रहा है केवल और केवल इसके एक्टिविटी की वजह से। इस एक्सप्रेशन में केवल इसका रोल है, इसका कोई रोल ही नहीं है, इसलिए तो ये रिसेसिव कहलाया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन्ड बाय मेंडल। बाद में प्रिंसिपल बनाया उसको कौन? याद करो मैंने कहा था कि थोड़े दिन के बाद जैसे उसको उन्होंने पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस बनाया, उसको थोड़े दिन के बाद कॉरेंस को ही पता चल गया कि लॉ कहना गलत है, लॉ कहना गलत है क्योंकि हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, तब फिर उसको प्रिंसिपल बनाया गया। ऐसा क्या पता चल गया कॉरेंस को? कॉरेंस को खुद को ही पता चल गया। क्या पता चल गया? कॉरेंस एक बार काम कर रहे थे एक प्लांट पे जिसका नाम है मीराबिलिस ज़लापा। क्या नाम है? मीराबिलिस ज़लापा। पानी वाला सिंघाड़ा खाए, पानी वाला सिंघाड़ा, उसी का नाम है मीराबिलिस ज़लापा। मीराबिलिस ज़लापे पे जब काम कर रहे थे, वो फ्लावर पे काम कर रहे थे कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, तो उनको फ्लावर पे जो जेनेटिकल वर्क कर रहे थे, कैरेक्टर से रिलेटेड वर्क कर रहे थे, वहां पे उनको एक ताज्जुब बात देखने को मिला। क्या देखने को मिला? तो ये क्रॉस कराते हैं और क्रॉस से समझ में आएगा। क्योंकि कार्ल कॉलिंस मेंडल के वर्क से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो वो मेंडल ने जो काम पी प्लांट पे कराया था फ्लावर कैरेक्टर को लेके, वो वही काम मोनोहाइब्रिड पैटर्न में मीराबिलिस ज़लापा पे कराना चाह रहे थे। तो जल्दी से बताओ पेरेंट कैसा लिया होगा उन्होंने? पेरेंट कैसा लिया होगा? होमोजाइगस। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो ये प्लांट है ना जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मीराबिलिस ज़लापा, क्या नाम है? मीराबिलिस ज़लापा। मीरा बोटेनिकल नाम याद रखना। मीराबिलिस ज़लापा के कौन सा कैरेक्टर पे कार्ल कॉलिंस काम कर रहे थे? फ्लावर कलर। फ्लावर कलर। इस फ्लावर कलर का डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म पहले हम आपको बता दें, तब आपको कहानी आगे समझ में आएगी। तो इसका डोमिनेंट फॉर्म था रेड, रेड कलर के फ्लावर डोमिनेंट हुआ करते थे और रिसेसिव हुआ करते थे व्हाइट। तो जल्दी से बताओ अलील क्या लिख लें दोनों के लिए, रेड और व्हाइट के लिए? जल्दी से बताओ क्या लिख लें अलील? कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल आर, हाँ, इसका लिख लो कैपिटल आर और इसका लिख लो स्मॉल आर। मैं अलील पूछा हूं विवेक, जीनोटाइप नहीं पूछ रहा हूं मैं ऑफस्प्रिंग का। अब मुझे बताओ कि अगर ये कार्ल कॉलिंस मेंडल के वर्क से इन्फ्लुएंस और ये मेंडेलियन पैटर्न में ही चीजों को एक्सप्लेन करना चाह रहे, तो पहले उन्होंने पेरेंट लिया होगा, पेरेंट से उनको F1 मिला होगा, F1 से उनको F2 मिला होगा। तो जल्दी से बताओ, जो F1 उन्होंने मेल और फीमेल लिया होगा, सॉरी पेरेंट मेल और फीमेल लिया होगा, उन दोनों का क्रॉस कराया होगा, तो मेल कैसा लिया होगा? जल्दी से बताना फ्लावर कलर मामले में कैसा? होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी कि प्योर रेड। बोल सकते हैं यस और नो? यस सर। और फिर उन्होंने फीमेल कैसा लिया होगा? व्हाइट। यहाँ पे प्योर व्हाइट बोलने की जरूरत ही नहीं है, रिसेसिव हमेशा प्योर ही होता है, सिखा चुका हूँ। ठीक है, जीनोटाइप बोलो जल्दी से दोनों का। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर आर स्मॉल आर स्मॉल आर। दोनों कितने टाइप के गैमेट बनाएंगे? मेल कितना टाइप का गैमेट बनाएगा?
एक ही एक। कौन सा? एक कैपिटल आर कैपिटल और ये आर कितना टाइप का कैविट बनाएगा? स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल जब इन दोनों का फ्यूजन होगा तो कौन आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर दैट इज F1 ऑफस्प्रिंग, कैपिटल आर स्मॉल आर। मुझे बताओ, मेंडल के क्रॉस के हिसाब से कार्ल्स कॉलिंस इस F1 ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप क्या एक्सपेक्ट किए होंगे? रेड। रेड लेकिन रेड नहीं आया, रेड नहीं आया, व्हाइट भी नहीं आया, रेड भी नहीं आया, तो आया क्या? आया पिंक। आया क्या? आया पिंक। कार्ल कॉलिंस का दिमाग खनक गया कि तो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस हम बनाए तो फेल ही हो गया। भाई लॉ तो वो होता है जो पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, जिसका एकदम बहुत ही कम एक्सेप्शन हो। भाई मिराबिलिस अलापा है तो हो सकता है इस टाइप के और भी प्लांट हैं, बताऊंगा अभी आपको मैं। एंट्रीनियम मेजस है, इसको डॉग फ्लावर कहते हैं। और भी एग्जांपल हमारे पास एनिमल में भी है। तो फिर तुरंत कॉलिंस ने अपने लॉ को बैक लिया, बोला ये लॉ नहीं है, प्रिंसिपल बोला जाएगा। ये इसलिए मैंने आपको बोला था, याद करो आपकी एनसीईआरटी में भी लॉ लिखा हुआ है, लेकिन वो गलत है, प्रिंसिपल बोलना चाहिए। कार्ल कॉलिंस ने इसी एक्सपेरिमेंट से अपना लॉ को बैक ले लिया और उसको प्रिंसिपल बनाया। फिर उन्होंने अभी बोला ठीक है चलो पिंक है, यानी कि नया फॉर्म आया कैरेक्टर का। यानी कि F1 ऑफस्प्रिंग अपने किसी भी पेरेंट से फिनोटिपिकली मैच नहीं कर रहा है, नाइदर ऑफ द पेरेंट, किसी से मैच नहीं कर रहा है, एक नया ही फॉर्म आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो पिंक है, ये पिंक रेड से फीका है या मतलब डार्क है? फीका है और व्हाइट से डार्क है। यानी कि ये कलर अपने पेरेंट के इंटरमीडिएट में आया है कहीं। जो प्योर पेरेंट थे एक रेड और व्हाइट, उसके बीच का कुछ फॉर्म आ गया, इंटरमीडिएट फॉर्म आ गया है। अब उन्होंने सोचा कि इसको क्रॉस कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं और देखते हैं नेक्स्ट जनरेशन में क्या होता है। तो फिर उन्होंने इसका क्या कराया? क्रॉस कराने के लिए ऐसा ही एक और ले लो, कैपिटल आर स्मॉल आर, और क्रॉस करा दो। अगर आप कराना चाह रहे हैं सेल्फिंग तो सेल्फिंग करा दो। अब मुझे बताइए कितने टाइप का गैमेट बनाएगा? दो। कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कितने टाइप का गैमेट बनाएगा? दो कैपिटल आर स्मॉल आर। और जब क्रॉस कराया उन्होंने तो इसके क्रॉस से मिला कैपिटल आर, इसके क्रॉस से मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके क्रॉस से मिला कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसके क्रॉस से मिला स्मॉल आर। जल्दी से बता फिनोटाइप इसका क्या रहा होगा? रेड इसके बाद वाले दोनों का क्या रहा होगा? पिंक पिंक। और इसका क्या रहा होगा? व्हाइट। मेंडल का दिमाग ही खाना, सॉरी कॉलिंस का दिमाग ही खाना गया कि भाई हमने प्योर रेड व्हाइट को कराया, पिंक आया, पिंक को कराया तो फिर से रेड व्हाइट आ गया, ये चल जा रहा है। तो कार्ल्स कॉलिंस ने पहले तो क्या किया, ये डिक्लेयर किया कि देखिए भैया ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहलाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं कहलाएगा, और इस प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का भी एक्सेप्शन होगा, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। याद करो मैंने वहां बोला था आपको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस दोनों याद पढ़ने वाले हैं अभी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब मुझे बताओ कि F2 में आप फिनोटिपिक रेशियो क्या बोलोगे और जीनोटिपिक रेशियो क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। 1:2:1 क्या फिनोटिपिक या जीनोटिपिक? 1:2:1 इज द फिनोटिपिक रेशियो, एंड व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो? 1:2:1 वो भी वही होगा, 1:2:1। तो इसमें कौन नया हुआ, कौन चेंज होके आया? फिनोटिपिक फिनोटिपिक। अभी मैंने बोला था चेंज फिनोटिपिक रेशियो ही होता है। 1:2:1 किस फॉर्म में आया? रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट। और 1:2:1 किस फॉर्म में आया? कैपिटल आर वर्सेस कैपिटल स्मॉल आर वर्सेस स्मॉल आर। कॉरेंस को इस बात से कोई ताजुब नहीं था, ये तो एक्सपेक्टेड ही था मेंडल के अकॉर्डिंग। इस बात से कॉरेंस का दिमाग खराब किया, और ये बात जब उन्होंने पब्लिश कराया तो फिर कई सारे साइंटिस्टों ने अदर ऑर्गेन पर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन ढूंढना स्टार्ट किया कि क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं और भी मिलता है या केवल मिराबिलिस जलापा में है। अगर केवल मिराबिलिस जलापा में होता और लॉ बोलते तो कोई दिक्कत नहीं था, एक आध एक्सेप्शन तो हो तो क्या दिक्कत है। लेकिन बाद में पता चला ऐसे तो कई सारे ऑर्गेनिज्म है भैया। मैं आपको बताता हूँ, ये एग्जांपल आपको याद रखने, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, एटलीस्ट 4 एग्जांपल आपको याद रखने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। कौन कौन? मैंने आपको ये तो अभी खुद बता दिया, मिराबिलिस जलापा पे, जिसपे खुद कॉरेंस ने काम किया है, और इसी वजह से वो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी बना।
इसके बाद एंटीरियम मेजस, बॉटनिकल नेम याद रखना है, जिसको डॉग फ्लावर कहते हैं। किसी को याद है डॉग फ्लावर मैंने कहां बताया था? स्नैपड्रैगन भी इसी का नाम है। मॉर्फोलॉजी में याद करो, कुत्ते के मुंह जैसा फ्लावर बनाया था मैंने, बोला था इसका फ्लावर जो होता है ना कुत्ते के मुंह जैसा दिखता है, इसका नाम एंटीरियम मेजस है, डॉग फ्लावर। इसके अंदर भी सेम टाइप के पैटर्न देखने को मिलते हैं। प्योर लोगे तो एक इंटरमीडिएट फॉर्म आ जाता है। जब इंटरमीडिएट का क्रॉस कराओगे F1 में तो फिर F2 में इंटरमीडिएट और प्योर दोनों आ जाता है। ऐसा ही मिलता है इंटरमीडिएट में। इसी तरीके से एंडुलिजियन फॉल एनिमल है, उसका जो फीदर्स कलर होता है, छोटा एनिमल है, उसका जो फीदर का कलर होता है डोमिनेंट होता है ब्लैक और रिसेसिव होता है व्हाइट, और इन दोनों का इंटरमीडिएट आ जाता है ग्रेस। इन दोनों का इंटरमीडिएट आ जाता है ग्रेस। ये 3 एग्जांपल आपको तो जरूर याद रखने हैं, मिराबिलिस सलापा, डॉग फ्लावर और एंडुलिजन फॉल। ये 3 तो 100% याद रखने। और एक कौन और याद रखने मैं अभी बता दूंगा, साइज ऑफ स्टार्स करें, उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एक बार बताओ, क्या आपको इतना पढ़ने से इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में ये तो आभास हो गया कि ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है? यस और नो? इतना तो पता चल गया ना। और पहला एक्सेप्शन यही है, कॉरेंस को खुद को ही पता चल गया था, किसी और की तो बात छोड़ो, खुद को कॉरेंस को ही पता चल गया कि प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन बनाया जाएगा, और लॉ तो खैर बन ही नहीं सकता। तो देखो पहला लाइन क्या लिखा, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब ये पढ़ो उसका डेफिनेशन। इन दिस डोमिनेंट allele of a character is not fully dominant over recessive allele। ये कैपिटल आर इस स्मॉल आर पे फुल्ली डोमिनेंट नहीं हो रहा है। फुल्ली डोमिनेंट होता तो रेड आना चाहिए था, लेकिन फुल्ली डोमिनेंट नहीं है। यही फिनोमेना इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तभी तो इंटरमीडिएट आ रहा है। सो इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, F1 की बात कर रहा है, एन इंटरमीडिएट फॉर्म अपीयर्स व्हिच रिजेंबल्स नन ऑफ द पेरेंट, किसी भी पेरेंट से वो फॉर्म मैच नहीं करता इंटरमीडिएट, एंड इट इज द फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ मेंडल प्रिंसिपल्स ऑफ डोमिनेंस। अच्छे लोग, अच्छे साइंटिस्ट प्रिंसिपल बोलते हैं, लॉ नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर वो साइंटिस्ट हैं तो सहपाठी साइंटिस्ट का भी या सीनियर और जूनियर साइंटिस्ट का भी नॉलेज रखते होंगे। कॉरेंस ने लॉ बैक ले लिया, बहुत पहले ले लिया है, तो प्रिंसिपल बोलना चाहिए, लॉ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में लॉ आ गया तो क्या करें। फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉरेंस इन मिराबिलिस सलापा। फिर उसके बाद और भी कई सारे ऑर्गेनिज्म में ढूंढा गया, इसलिए तो उसको लॉ नहीं प्रिंसिपल बनाया गया। ठीक है, और ये जो मैंने क्रॉस कराया वही क्रॉस इधर आपको यहाँ पे करा के दिया हुआ है, वही क्रॉस यहाँ पे इधर आपको करा के दिया हुआ है, जो मैंने आपको इधर साइड में करा के दिखाया। F2 जनरेशन में फिर से इंटरमीडिएट भी आया, रेड भी आया और व्हाइट भी आया। इंटरमीडिएट, सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूं, F2 जनरेशन में इंटरमीडिएट आया, इससे क्या पता चलता है जल्दी बताओ? इससे पता चलता है कि ये फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, राइट? ये फिनोमिना इनकम्प्लीट डोमिनेंस चल रहा है, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लेकिन F2 जनरेशन में अगेन रेड और व्हाइट आया, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है जीन नेवर शो ब्लेंडिंग, क्योंकि अगर जीन ब्लेंड हो गए होते, मिक्स हो गए होते, तो फिर प्योर फॉर्म कैसे आया? बोलो, इसका ये सेपरेट हुए हैं तब ना, और अगर ये ब्लेंड हो गए होते तो सेपरेट होता ही नहीं, तब तो इंटरमीडिएट ही आना चाहिए था केवल। इससे ये पता चलता है कि जीन नेवर शो ब्लेंडिंग। और ये बातें जो अभी मैंने आपको बोला, ये बात मैं आपको नोट्स में यहाँ पे लिख दिया हूं एकदम क्लियर कट लैंग्वेज में। अरे क्या हो रहा है भैया, जस्ट वेट। तो जो बात मैंने अभी आपको बोला वो बात मैं यहाँ लिख दिया हूं। इन F2 जनरेशन रेड एंड व्हाइट अगेन अपीयर्ड, which proves that there is no any blending of dominant and recessive allele in F1 generation। यहाँ इन दोनों का कोई ब्लेंडिंग होने से पिंक नहीं आया है। एक्चुअली कैपिटल आर फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाया, और वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो पाया, इसलिए कैरेक्टर का फीका फॉर्म आ गया, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मींस पिंक इज नॉट फॉर्म्ड बाय ब्लेंडिंग ऑफ रेड एंड व्हाइट। कोई ऐसा ना सोचे कि लाल पेंट और व्हाइट पेंट को मिला देने से पिंक आया है। पेंट मिला दोगे तो भले ही आ जाएगा पिंक, रेड और व्हाइट के मिलाने से, लेकिन यहाँ फ्लावर के जीन मिक्स नहीं हो रहे हैं। वो क्या है कि रेड वाला फुल्ली डोमिनेंट नहीं हो पाया, इसलिए पिंक आया। कोई ऐसा ना सोचे कि रेड और व्हाइट वाला अपना अपना एक्सप्रेशन किया और मिक्स हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। ये बात मैंने लिख दिया। फिर कॉरेंस ने दिमाग लगाया, आखिर ये कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म क्या है? कि कैपिटल आर स्मॉल आर से पिंक आ रहा है, कैपिटल आर से रेड आ रहा है, स्मॉल आर से व्हाइट आ रहा है। कैपिटल आर से रेड आ रहा है, ये तो पता चलता है।
स्मॉल आर से व्हाइट आ रहा है तो पता चलता है, लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर से पिंक क्यों आ रहा है, इसका क्या मैकेनिज्म है? तो पता है इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इतना वर्कआउट करने के बाद उनको कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला एक्चुअल में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम का नेचर में कोई चीज होता ही नहीं है, हम उसको देख रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नजरिए से, एक्चुअल में वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम का नेचर में कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो बोले फिर ये है क्या? तो फिर उन्होंने बोला, कोई दिमाग लगा के बता सकता है आखिर में क्या है? आपको मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप सोचो कैपिटल आर से क्या हो रहा है? रेड। स्मॉल आर से क्या हो रहा है? व्हाइट। लेकिन जब कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है तो क्या हो रहा है? पिंक। दिमाग लगाओ, एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्या है ये? आपको कुछ पता चल पा रहा है? दोनों आधा आधा वर्क कर रहे हैं। नहीं, वर्क तो एक ही कर रहा है, स्मॉल आर तो वर्क ही नहीं करता है, वो तो कोई एक्सप्रेशन कैपिटल आर फुल्ली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पे। नहीं। अब आप मुझे एक बार बताओ कि ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर मैं इस प्लांट में लेके पढ़ रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये कैरेक्टर कैसा होगा, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव। यही कॉरेंस को पता चला कि भैया जब दो कैपिटल आर आ रहा है तो पिगमेंट जो बनते हैं रेड कलर के फ्लावर के पेटल्स में वो ज्यादा बनते हैं और एक्सप्रेशन रेड आता है, और जब एक ही कैपिटल आर आता है तो पिगमेंट कम बनते हैं और एक्सप्रेशन रेड नहीं आता है। इसका मतलब यहाँ फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड कर रहा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील पर डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? भोट सब कल ही सिखाया है। क्या है ये? क्वांटिटेटिव। दिस इज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और मुझे जल्दी से बताओ कि ये जो क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक जीन से एक्सप्रेस हो रहा है, एक जीन से रेगुलेशन हो रहा है, या दो अलग अलग जीन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में? एक जीन। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं एक्चुअली इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज मोनोजेनिक, सिंगल जीन, मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। कितनों को समझ में ज्ञान करा करो, एक्चुअली दिस इज मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और मैं आपको बता रहा हूं ना, मेरा पूरा विश्वास है मास्टर लोग इस लाइन को रटवा देते हैं, बेटा रट लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, छत पे दौड़ लगा के याद करना, 3 बजे भोर में उठ के याद हो जाएगा, और बच्चा भी रट लेता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। बच्चा से पूछ लो व्हाई, नहीं पता, हमारे सर ने ऐसा याद कराया था। अब सर के सर भी ऐसे ही थे, समझना मैं क्या बोला हूँ, घर पे जाके सोचना मैं क्या बोला, ठीक है? तुम्हारे सर के सर भी ऐसे ही थे, तब तुम्हारे सर ऐसे हैं और तुम भी वैसे ही बन गए। ये हो रहा है मार्केट में, ये हो रहा है मार्केट में कि मोनोजेनिक क्यों बोला, फिर क्वांटिटेटिव क्यों बोला, इंट्रेंस तो खराब को बताइए। दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेचर में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नाम का कोई चीज है ही नहीं। कॉरेंस ने क्लियर कट बता दिया कि एक्चुअली दिस इज मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। बोलो समझ में आ गया आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस? और ये भैया बोर्ड का बहुत ही पॉपुलर सवाल है, 5 नंबर में भी कई बार आता है और कई बार 3 नंबर में भी आता आए तो पहली बात तो थ्योरी थोड़ा सा लिख देना, ये क्रॉस करा देना, और एट लास्ट नोट डाल के नीचे लिख देना कि एक्चुअली इन नेचर देयर इज नो एनी सच मैकेनिज्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बेसिकली इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज मोनोजेनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस बिकॉज दिस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस रेगुलेटेड बाय सिंगल जीन and here the expression of character decided by the number of dominant allele. So this is a monogenic quantitative inheritance. That's it. अगर आपके बात समझ में आ गया तो क्या न्यूमेरिकल लगा लें? जल्दी बोलो, कितना को समझ में? हाथ खड़ा करो, चलिए हाथ खड़ा करो। सबको आ गया तो एक न्यूमेरिकल हो जाए इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे, इसी बात पे एक न्यूमेरिकल हो जाए। आ जाओ, क्वेश्चन को ध्यान से समझना भैया। अच्छा रुको, पहले ये वाली बात भी बता देते हैं, तब चलेंगे क्वेश्चन पे। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल बता दिया, क्या? मिराबिली ज़ालापा में फ्लावर कलर, स्नैपड्रैगन उसी का नाम डॉग फ्लावर है, उसी का नाम एंट्रेमेजस है, उसमें भी फ्लावर कलर ही, कैरेक्टर और ऑर्गेनिज्म दोनों याद होना चाहिए। एंडुलिजन फॉल एनिमल है, याद रखना, उसका फीदर कलर। ये 3 एग्जांपल तो आपको बता दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। नेक्स्ट एग्जांपल याद करो, मैंने आपको एक दिन प्लियोट्रॉपिक जीन डिटेल में बताया था, किसी को याद है? यस सर। उसमें मैंने एक ऐसा जीन बताया था जिसका एक कैरेक्टर तो मेंडल के द्वारा स्टडी भी किया गया था, एक ऐसा जीन बताया था, एंड दैट जीन विच रेगुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सीड शेप, जो मेंडल ने स्टडी किया था, याद है? पी प्लांट में बात कर रहे हैं, सीड शेप।
तो मुझे बताओ वो जीन जो सीड शेप को रेगुलेट करता है वो एक और कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, किसी को याद है? याद है किसी को? जैसे स्टार्च ग्रेन साइज। साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। और मैंने कहा था कि वो जीन स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है, पूरा मैकेनिज्म बताया था, याद करो, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह चेंज वगैरह, याद आ रहा है किसी को? तो मुझे बताओ, मैं कह रहा हूं कि कोई एक पर्टिकुलर जीन है, एक ही जीन है, उसके दो अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल एस कह देता हूं, कह दूं? नहीं, मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखता हूं, चलो स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, एनसीईआरटी लिखा है कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन मेरे नोट्स में लिखा है कैपिटल आर स्मॉल आर, कोई दिक्कत? क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी एक्चुअली वो एनसीईआरटी इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के बारे में बता रहा है, तो आप कैपिटल बी स्मॉल बी से भी चल सकते हो। और मैं सीड शेप के हिसाब से बता रहा हूं तो कैपिटल आर स्मॉल आर भी चल सकता है, राउंड और रिंकल, ठीक है, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए डिफाइन करने लगोगे तो आप एक पर्टिकुलर अल्फाबेट ले लेना, ठीक। चलो मैं कहता हूं कि ये कैपिटल बी स्मॉल बी वाला है, ठीक है, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, लेकिन ये पर्टिकुलर एलील जो है, जीन का एक फॉर्म जो है, ये दो दो फिनोटाइप को रेगुलेट करता है। एक तो क्या, राउंड सीड को भी रेगुलेट करता है ये, और साथ ही ये लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन को भी रेगुलेट करता है, लार्ज साइज्ड स्टार्च ग्रेन को भी रेगुलेट करता है। इसका मतलब स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बनाता है, ठीक है। स्मॉल बी रिंकल्ड सीड को भी रेगुलेट करता है, और ये स्मॉल साइज्ड स्टार्च ग्रेन को भी रेगुलेट करता है। ओके, अब सुनना ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूं, अगर मैं लिखूं कैपिटल बी, उसी को आप कैपिटल आर भी मान सकते हैं, सेम थिंग्स है, एक ही जीन के बारे में बात हो रही। कैपिटल बी स्मॉल बी, तो मुझे बताओ सीड शेप के मामले में कैपिटल बी से क्या आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी से क्या आएगा, स्मॉल बी से क्या आएगा, जल्दी से बताओ। कैपिटल बी से राउंड आएगा सर, राउंड आएगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी से भी राउंड आएगा, और स्मॉल बी से रिंकल्ड आएगा। रिंकल्ड आएगा। तो इसका मतलब इस दौरान ये पर्टिकुलर कैरेक्टर, उसी प्लांट का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है? क्वालिटेटिव है, क्योंकि नंबर ऑफ डोमिनेंट से सीड का शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक कैपिटल बी भी आ रहा है तो राउंड ही बन रहा है, दो कैपिटल बी आ रहा है तो भी राउंड ही बन रहा है, राउंड ही होता है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन बताओ वही पर्टिकुलर जीनोटिपिक कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि वही पर्टिकुलर एलील दो कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, वही पर्टिकुलर जीनोटिपिक कंस्टिट्यूएंट्स एक और कैरेक्टर को रेगुलेट कर रहा होगा, तो मुझे जल्दी से बताओ कि उस पर्टिकुलर संदर्भ से दूसरा कैरेक्टर का कैपिटल बी के संदर्भ में क्या फॉर्म आएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी में, और स्मॉल बी में क्या आएगा, और वो पर्टिकुलर कैरेक्टर क्या है, साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन। जल्दी से बताओ, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, जल्दी बताओ। कैपिटल बी से लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, ठीक है। अच्छा, कैपिटल बी स्मॉल बी से लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन, और स्मॉल बी से स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। पता है, लोगों का भी यही उम्मीद था, जब बाद में लोगों ने मेंडल के बारे में कई सारी चीज स्टडी की, प्लेयोट्रोपिक जीन का स्टडी हुआ, तो मेंडल ने इसके बारे में स्टडी तो किया था, उसमें कोई ऐसा चेंजेस देखने को नहीं मिला। तो फिर बाद में पता चला कि एक ही जीन दो कैरेक्टर को स्टडी करता है, तो ये कैरेक्टर पता चला, तो उन्होंने यही सोचा था कि इसके बारे में भी इसी तरीके से चल रहा होगा, लार्ज साइज स्मॉल साइज स्टार्च ग्रेन। मगर एक ताजुब देखने को मिला कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है तो लार्ज साइज स्टार्च ग्रेन नहीं बनता है, एक्चुअली इंटरमीडिएट साइज स्टार्च ग्रेन बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट। और स्टार्च ग्रेन का साइज अगर इंटरमीडिएट हो तो भी सीड का शेप रिंकल ही होगा, और स्टार्च ग्रेन का साइज चाहे लार्ज हो तो भी सीड का शेप राउंड ही होगा। हाँ, अगर स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल आ गया तब जो है सीड का शेप रिंकल्ड होगा। दो कैरेक्टर एक ही जीन से रेगुलेट हो रहे हैं, और दोनों कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से डिसाइड भी हो रहे हैं, क्योंकि स्टार्च ग्रेन का क्या साइज है वो डिसाइड करेगा सीड का शेप क्या होगा। अगर स्टार्च ग्रेन का साइज लार्ज या इंटरमीडिएट है तो सीड का शेप राउंड आ जाएगा, और अगर स्टार्च ग्रेन का साइज स्मॉल है तो सीड का शेप रिंकल आ जाएगा। अब यहां से लोगों को यह पता चला, साइंटिस्टों को यह पता चला, उत्तोड़ी यहां तो कुछ और ही हो गया। अब मुझे बताओ, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के संदर्भ में यही पर्टिकुलर जीन जो है इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के संबंध में क्या दिखा रहा है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस?
जल्दी बोलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है। अरे भोट, ये राउंड नहीं है, इनकम्प्लीट है भोट। ये दिखा रहा है Law of कंप्लीट dominance. डोमिनेंस। ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस। राउंड ही तो आ रहा है भैया, राउंड राउंड होता है, गोल गोल ही होता है। अब वो आपकी तरह नहीं है कि कोई परफेक्ट गोल रोटी बना रहा है, कोई थोड़ा इधर उधर बना रहा है तो उसको आप डिफरेंट मान रहे हैं, या सीड का सेम वाला बात चल रहा है, गोल गोल ही होता है। लेकिन इस पर्टिकुलर संदर्भ, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के संदर्भ में, ये कैरेक्टर जो आप बता रहे हैं कि ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर है, इसके संदर्भ में ये पर्टिकुलर जीन जो है कैसा इनहेरिटेंस शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि एक ही पर्टिकुलर जीन दो अलग अलग कैरेक्टर के मामले में कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों शो कर रहा है। यह बात कितनों को समझ में आ गई? हाथ खड़ा करो जल्दी से, इतना बात कितनों को समझ में आ गई? एक ही जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा है, कंप्लीट डोमिनेंस भी शो कर रहा है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो अब मुझे एक बड़ा बात बता दो कि आप जीन के इस एलील को और इस एलील को क्या बोलोगे? डोमिनेंट रिसेसिव क्या बोलोगे? बता दो जल्दी से। तो कैपिटल भी डोमिनेंट हो अच्छा, आप इसको डोमिनेंट और और इसको स्मॉल भी स्मॉल भी रिसेसिव। रेसेसिव। कितने लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव? कितने लोग बोल रहे हैं ऐसा कि ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव? हाथ खड़ा करो भाई। तीन लोग, हाँ बाकी लोग? सभी लोग बोल दिया। चलो तो मैं बता दूं, आप सभी लोग गलत हैं। आप सभी लोग गलत हैं। आप इस अलील और इस अलील को डायरेक्टली डोमिनेंट और रिसेसिव बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर अलील प्लियोट्रोपिक जीन है, एक से अधिक कैरेक्टर रेगुलेट करता है। और जो ये एक से अधिक कैरेक्टर रेगुलेट करता है उसमें से एक कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, दूसरा कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। इसी वजह से आप इसको डोमिनेंट और रिसेसिव बोल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस कैरेक्टर को लेता हूं तब तो ये डोमिनेंट है, लेकिन अगर मैं इस कैरेक्टर को लेता हूं तब तो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, तब तो ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ना। हाँ ये मानता हूं ये हमेशा रिसेसिव है, मगर आप कैसे बोल दिए कि ये डोमिनेंट और वो रिसेसिव? अब बोलो। और एनसीईआरटी में ये बात क्लियर कट लिख रखा है। अगर कोई प्लियोट्रोपिक जीन के बारे में आप कमेंट कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, और आपको यह पता है कि उस प्लियोट्रोपिक जीन से जो दो कैरेक्टर रेगुलेट हो रहे हैं, एक से अधिक कैरेक्टर रेगुलेट हो रहे हैं, जरूरी नहीं दो, तीन चार भी होते हैं कई सारे जीन से, तो मैंने बताया भी ये तीन वाले याद करो, रेड स्पॉट इन लीफ एक्सिल वगैरह, एक और एग्जांपल से बताया था। अगर किसी पर्टिकुलर जीन से एक से अधिक कैरेक्टर रेगुलेट हो रहे हैं और वो दोनों कैरेक्टर अलग अलग इनहेरिटेंस शो करते हैं, कोई कंप्लीट डोमिनेंस कोई इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आप वहां डोमिनेंट और रिसेसिव अलील वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको डोमिनेंट और रिसेसिव वर्ड यूज करना है, यू हैव टू फर्स्ट चूज दैट कैरेक्टर। उस कैरेक्टर को आपको चूज करना पड़ेगा जिस कैरेक्टर के बारे में आप बात करना चाह रहे हो, तब आप उस अलील को डोमिनेंट या रिसेसिव बोलोगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि फ्लावर सॉरी सीड शेप के संदर्भ में मुझे बताओ ये अलील कैसा है? डोमिनेंट। अब ये डोमिनेंट। और सीड शेप के संदर्भ में बताओ कि ये कैसा है? अब ये रिसेसिव। लेकिन मैं अगर बोलूं कि मुझे बताओ स्टार्च ग्रेन साइज के संदर्भ में ये अलील कैसा है? सर कुछ बोल नहीं सकते इसमें। नहीं बोल सकते हैं भैया, मैंने कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर को डिफाइन कर दिया, बोल दिया मैंने। स्टार्च ग्रेन के साइज के मामले में बताओ तो ये डोमिनेंट नहीं इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, ऐसे बोलो, क्योंकि वो जब आता है हेटेरोजाइगस में तो कंप्लीट डोमिनेंट थोड़ी शो करता है, तो इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। इनकम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं लिखा है तो आप इस कैरेक्टर के संदर्भ में इसको डोमिनेंट अगर बोल दोगे तो कैरेक्टर चूंकि डिफाइन हो चुका है तो आप बोल सकते हो, कैरेक्टर डिफाइन हो चुका है तो आप बोल सकते हो, और ये तो खैर हमेशा रिसेसिव है। लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव, क्योंकि इस पर्टिकुलर जीन से दो पर्टिकुलर फिनोटाइप रेगुलेट हो रहा है, दो पर्टिकुलर कैरेक्टर रेगुलेट हो रहा है, जिसमें से एक कैरेक्टर तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो करता है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाथ खड़ा करो जल्दी से। और ये बात
आपकी एनसीईआरटी पेज नंबर 78 पे सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं पाए और अच्छे अच्छे लोग समझा नहीं पाए, दोनों ही बातें। और ये बात आपको क्लियर कट एनसीईआरटी में लिखी हुई है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात बना क्लियर कट लिखी हुई है। अगर आपको कुछ कहना है एक पर्टिकुलर ऐसे प्लोटोट्रॉपिक जीन के बारे में, जो डोमिनेंट और रिसेसिव है, फर्स्टली यू हैव टू डिसाइड फॉर व्हिच कैरेक्टर यू आर गिविंग द स्टेटमेंट। आप किस कैरेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए, ऐसे नहीं बोल सकते आप। दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक न्यूमेरिकल जल्दी से इनकम्प्लीट डोमिनेंस का लगा लो, फिर अगले मीटिंग में लेंगे कोडोमिनेंस। ये क्वेश्चन है आपके सामने और इजी क्वेश्चन है, कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं है, उम्मीद करते हैं आप बना लेंगे। मैं आपको हिंट दे दूंगा तो आप बना लेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, कॉपी लेके बैठा कीजिए जेनेटिक्स की क्लास में। बोला है इन मिराबिलिस ज़लापा। सुनना, एक बात मैं आपको हिंट दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में जब तक ना बोले इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिख के, तब तक आप फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 नहीं मानोगे, जब तक लिखे नहीं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज में इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं लिखा होता है कि कैरेक्टर कैसा इनहेरिटेंस कर रहा है, लेकिन आपको ये लिखा होता है कि ये कैरेक्टर फलाने प्लांट का है। तो जब तक आपको मिराबिलिस ज़लापा ना लिखा मिले, जब तक आपको डॉग फ्लावर ना लिखा मिले, जब तक आपको एंडुलिशियन फॉल लिखा हुआ ना मिले, जब तक आपको स्टार्च ग्रेन साइज इन पी प्लांट लिखा हुआ ना मिले, एटलीस्ट ये 4 एग्जांपल तो आपका, जब तक ये वर्ड आपको क्वेश्चन में ना दिखे, तब तक आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं सोचोगे, आप डोमिनेंस ही सोचोगे। ये बात ठूस लो पेज में। जब तक नहीं लिखा रहे पर्टिकुलर केस का एग्जांपल वाला वर्ड, या उस पर्टिकुलर केस का ही डायरेक्टली नाम लिख दे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऐसा कुछ लिख दे, जब तक ये ना लिखा रहे तब तक आप उसके बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप डोमिनेंस ही सोचोगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या बोला है, इन मिराबिलिस ज़लापा। क्वेश्चन पढ़ते ही क्या लग रहा है, क्या लगाओगे कंसेप्ट, क्या लगाओगे, कंप्लीट डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? टॉलनेस इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। अब मिराबिलिस ज़लापा बोल दिया तो आप लगा लो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आगे वो कुछ भी लिख रहा है, टॉलनेस इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। तो ये पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि इस मिराबिलिस ज़लापा में केवल फ्लावर कलर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है, या फिर हाइट कलर भी, सॉरी हाइट भी, केवल फ्लावर कलर, पर्टिकुलर कैरेक्टर ही केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। तो टॉल इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर ड्वार्फनेस। तो बताओ इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उसी प्लांट में डोमिनेंस लगाओगे या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? Dominance. While red flower are incompletely dominant over white flower, इसके इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए क्या लगाओगे, डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस? Incomplete. कंसेप्ट समझ चुके हैं। अब क्या है, इफ अ प्योर टॉल एंड रेड फ्लावर, जीनोटाइप लिख लेना, प्योर बोल दिया है, इफ अ प्योर टॉल एंड रेड फ्लावर इज क्रॉस्ड विथ ड्वार्फ एंड व्हाइट फ्लावर, रिसेसिव है, आप जीनोटाइप लिख सकते हो। देन फाइंड आउट फॉलोइंग इन F2 जनरेशन। तो आप पहले क्या करो, पेरेंट से क्रॉस कराओ, F2 लाओ, सॉरी F1 लाओ, F1 का सैल्पिंग कराओ और F2 लाओ, तब आपको फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो बताना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे ऑफस्प्रिंग जिनका फिनोटाइप F1 के जैसा हो ये बताना है। ट्राई कीजिए जल्दी से, 4 मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं, 2 मिनट, जल्दी से ट्राई कीजिए। आपको मैं क्वेश्चन समझा चुका हूं। चलो किसी का आंसर आया? जिनका आया ठीक है, जिनका नहीं आया वो इधर देखो, जिनका आया ठीक है, जिनका नहीं आया वो इधर देखो, टाइम हो रहा है, इधर देखो। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, आप बेवकूफ बन रहे हो अगर आप क्रॉस वगैरह करा रहे हो। आपको इसको कैसे शॉर्टकट मेथड से करना है, इधर देखो, इस कैरेक्टर के लिए आपको लेना है डोमिनेंस, इसके लिए लेना है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मुझे फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है ना। तो एक बात बताओ, जब आप डायब्रिड क्रॉस है, कितनों को पता चल जाएगा डायब्रिड क्रॉस है? तो आप नॉर्मल डायब्रिड क्रॉस कराने के लिए क्या करते थे, कंप्लीट और डोमिनेंस के लिए के अकॉर्डिंग 3:1 को मल्टीप्लाई करके लाते थे 9331, यस और नो, लाते थे ना, क्योंकि दोनों कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा था। यहाँ क्या करोगे, फिनोटाइपिक रेशियो लाना है, पहला क्वेश्चन फिनोटाइपिक रेशियो लाना है। तो एक तो कैरेक्टर शो कर रहा है कंप्लीट, तो 3:1 लिखो, और दूसरा कैरेक्टर शो कर रहा है इनकम्प्लीट, तो 1:2:1 लिखो और मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वो फिनोटाइपिक रेशियो होगा। कहने को समझ में आ गया? जीनोटाइपिक के लिए क्या करेंगे, एक कैरेक्टर और दूसरा कैरेक्टर, चाहे एक कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा हो, दूसरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा हो, दोनों का जीनोटाइपिक रेशियो तो सेम ही आएगा। तो 1:2:1 मल्टीप्लाइड बाय 1:2:1, जो आंसर आएगा वो हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। अब क्या बच गया,
अगर आप इसको करोगे तो आपके सामने इस टाइप से आएगा। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो करके लिखा हुआ है, ठीक है। एच टी का मतलब टॉल है, एच डी का मतलब ड्वार्फ है, पी मतलब आर मतलब रेड, पिंक और व्हाइट है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो अब तीसरा में क्या बोला है, फिनोटाइप एज F1। तो मुझे बताओ इसको जब आपने क्रॉस किया होगा तो ये डाटा आया होगा, तो F1 का फिनोटाइप तो कैसा होगा, जल्दी बताओ। हाइट के लिए तो टॉल और फ्लावर कलर के लिए पिंक, यानी कि टॉल पिंक आया होगा F1। कितनों को समझ में आ रहा है, टॉल पिंक। और मुझे बताओ टॉल पिंक कितने इंडिविजुअल हैं रेशियो में, 6 आउट ऑफ कितना, इन सभी को जोड़ोगे तो 16, यानी कि 6/16 टॉल पिंक होंगे F1 के जैसा ऑफस्प्रिंग फिनोटाइप। कितनों के क्वेश्चन